जो किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये मेरे दादाजी ने मुझे सुनाया था। ये किस्सा एक छुपा काबरा के बारे में था। बता दूं, छुपा काबरा एक 4 पैरों वाला कुत्ता नुमा जानवर होता है जो बहुत ही खतरनाक माना जाता है। ये अपनी मोटी लंबी जीभ को शिकार के शरीर में घुसाकर उसका खून पी जाने वाला शैतान है। मैंने भी उसी दिन इसके बारे में जाना था। ये तब की बात है जब मैं 8 साल का था। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपने 2 भाइयों के साथ अपने दादा दादी से मिलने मैक्सिको गया था। जब हम दादा दादी के घर पहुंचे तो मैक्सिको में मौसम काफ़ी अच्छा था। तो दिन में हम लोग फ्री होकर पहाड़ियों पे बने खंडर और कुछ झरनों की तरफ घूमने चले गए। जब घूम फिर कर वापस आए तो दादी मुझे उनके पुराने घर पर ले गई। वो घर बहुत ही पुरानी सी इमारत थी। ऐसा लगता था जैसे कभी भी ढह जाएगा। दादी बताती थी कि उनका बचपन यहीं बीता था। उसके बाद हम लोग दादाजी के ही बनाए एक केबिन में रुके। वो केबिन पहाड़ियों के ऊपर एक शांत जगह में बना था। ऐसा लगता था मानो कैंपिंग के लिए एक बेस्ट स्पॉट हो। घने घने पेड़ पौधे और ठंडी चलती हवा। हम लोग रात भर केबिन में ही रुके। कैंप फायर जलाकर हम लोग वहीं बैठकर खाना खा रहे थे। अच्छी खासी ठंडी हवा चल रही थी। मेरी दादी और मेरे भाई कुछ मैक्सिकन हिस्टोरिकल कहानियां बता रहे थे। उसी बीच मेरे दादाजी ने उनको बीच में ही टोकते हुए हमें एक किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि जॉर्ज, मैं भी तब तुम्हारी ही तरह एक 8 साल का लड़का हुआ करता था। हम तब मैक्सिको के शहर से कहीं दूर घने जंगली इलाकों और पहाड़ियों से भरी जगह पे रहा करते थे। क्या दिन थे वो भी। हमें राशन लेने के लिए पैदल 4 किलोमीटर जाना पड़ता था ताकि हम महीने भर का राशन एक साथ ला सके। पहले गाड़ी घोड़े नहीं होते थे। बारिश भी पहले की बहुत तेज हुआ करती थी और ठंडी लहरें तो भीतर से सिरा ही देती थी। ऐसी ही एक बारिश की रात थी जब बहुत तेज बारिश हो रही थी। मैं अपने कमरे में चुपचाप लेटा था और खिड़की से बाहर गिरती तेज बारिश को देख रहा था। हवा रह रहकर ऐसे आती थी मानो जैसे कुछ पेड़ टूटकर हमारे घर पर ही गिर जाएंगे। मुझे उस रात नींद नहीं आ रही थी। एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी मन में। तभी मैंने खिड़की से बाहर किसी के छप छप करते पांवों की आवाज सुनी। बारिश तेज थी और ठंड ज्यादा। तो मैं अपनी मोटी कंबल से नहीं निकला क्योंकि वहां ऐसी आवाज आना आम था, क्योंकि कुछ हिरण आ ही जाते थे वहां। लेकिन वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई हिरण आया हो और फिर थोड़ी देर वहां घूमने के बाद वो जैसे ही भागने वाला था किसी ने उसको दबोचकर वहीं मार डाला हो। आवाजों से तो ऐसा ही लग रहा था। बाहर बिजली कड़क रही थी और मेरे रूम की खिड़की बंद थी। आखिरकार देखने के लिए कि बाहर क्या चीज है, मैं बिस्तर से उठा और खिड़की की ओर जा रुक सा गया। बारिश होने की वजह से खिड़की पे बहुत पानी था। मैंने खिड़की हल्की सी खोली और बाहर देखा। अंधेरे में मैं बड़े बड़े पेड़ों को जोर से हिलते देख पा रहा था। बारिश और हवाएं बहुत तेज थी। ऐसे में किसी जानवर का यहाँ होना ठीक नहीं था। अंधेरे में देखते हुए मेरी निगाहें एक जगह जा रुक सी गई। और वो पहले तो मुझे समझ नहीं आया। मैंने देखा कि एक बड़ा सा हिरण जमीन पे पड़ा हल्का हल्का तड़प रहा था और उसकी गर्दन को कोई जानवर अपनी गहरी भारी सांसें लिए खा रहा था। उसके कान बड़े थे और बारिश की वजह से ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर पे कोई बाल ही नहीं है। वो एक छुपा काबरा था। उसका पूरा शरीर चांद की रोशनी में चमक रहा था और उसके बदन पे टेंटिकल्स दिख रहे थे। बिजली की पड़ती रोशनी के साथ मुझे वो नजारा रह रहकर नजर आ रहा था, मानो उसके पूरे बाल किसी ने शेव कर दिए हो या उसके बाल उड़ गए थे। हिरण की गर्दन पकड़कर उसने एक घुराती आवाज के साथ इतनी तेजी से काटा या मानो उसके अंदर सुराख किया कि पूरा हिरण दर्द के मारे हिलने लगा। उसका तड़पता शरीर देख मेरी रूह हलक आ गई। मैं जमा सा बिना कोई आवाज किए वो सब देखता रहा कि मेरी आंखों के सामने ही उस तगड़े हिरण का ये हश्र हो रहा था। वो छुपा काबरा उस हिरण के बदन में सुराख कर उसका खून पीता रहा। मुझे कुछ 20 मिनट ही वहां खड़े हुई थी। इतने में तो उस जानवर ने उस हिरण में ना जाने कितने सुराख कर दिए थे।
उसका यही तरीका है अपने शिकार को मार कर खा जाने का। शिकार के बदन में सुराख कर पूरा खून पी जाना। कई देर उसका खून पीने के बाद वो चुपाकाबरा वहां से तेजी से जंगल की ओर भाग गया और उसके बाद फिर नजर नहीं आया। मैं काफी देर हिरण की ओर देखता रहा। उसके पैर बारिश की रोशनी में अभी भी हल्के हल्के हिल रहे थे। बस जरा सी जान बाकी थी उसमें, और थमती बारिश के साथ वो भी थम सा गया। उसके बाद सुबह मैंने और तुम्हारे परदादा ने जब बाहर जाकर देखा तो हिरण का शरीर मानो कई सारे गर्म लोहे दाग कर उसमें सुराख कर दिया गया हो। उसकी सुराखों से खून की कुछ बूंदें ही बाहर निकली हुई थी। मैंने अपने डैडी को भी रात का सारा किस्सा बताया, और उसी रोज तुम्हारे परदादा ने हमारे पूरे घर के चारों ओर फेंसिंग कर दी ताकि आगे से ऐसा कोई जानवर घर तक ना आ पहुंचे। कहते कि चुपाकाबरा को छोटे बच्चे और लाले चूचा को नवजात शिशु बहुत पसंद है, इसलिए तुम भी संभल कर रहना जॉर्ज। और ऐसा बोलकर मेरे दादाजी मुझे डराते हुए हंसने लगे। उसके बाद उन्होंने मुझे एक और किस्सा सुनाया था, जो था लाल लेचूजा ब्रोजा का किस्सा। वो किस्सा चुपाकाबरा से भी कहीं डरावना था। उसकी कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाऊंगा। तब तक हम मोथमैन, एक क्रिप्टिड क्रिएचर की कहानी सुनते हैं। अभी कुछ रातों पहले की ही बात है। मैं शाम 7 बजे से रात 3 बजे तक हेवी गेमिंग कर रहा था। काफी लंबे समय तक गेमिंग करने के बाद जब मेरा बदन अकड़ सा गया तो मैं सोने चल दिया। सोने से पहले एक बार मैं अपने डॉग्स को चेक करने चला गया। जब मैं सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तब मुझे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। ऐसी फीलिंग जो आमतौर पर जब आप अपने ही घर में अकेले होते हैं, किसी डर को महसूस करने वाली फीलिंग। मैं नीचे गया और घर का डोर ओपन करके अपने डॉग्स को देखने लगा। बाहर पूरा अंधेरा पसरा था। बता दूं, मेरे घर के आसपास ज्यादा फेंस नहीं है, इसीलिए मैंने डॉग्स पाले हैं ताकि घर की रखवाली भी हो सके और मैं इस बियर्ड इलाके में अकेला रहता हूं, जरा सेफ्टी भी मिल सके। मेरे घर की ठीक लेफ्ट वाले हिस्से में मैंने जरा सी फेंसिंग की हुई है ताकि मेरे डॉग्स जंगल में ना जाए, क्योंकि वहां से जंगली इलाका शुरू हो जाता है जहां पे पूरा वक्त सिर्फ अंधेरा सा ही रहता है। मेरे घर का मेन डोर जरा आगे था जहां मुझे चलकर जाना था। बाहर सिर्फ एक स्ट्रीट लाइट लगी थी और वो भी रह रहकर हल्की जल बुझ रही थी। मैंने अपने डॉग्स को आवाज दी, बग्गी, लूकस, कहाँ हो? मगर कोई हरकत नहीं हुई। बाहर का मेन डोर ओपन था। ना जाने कब मैंने घर का मेन डोर ओपन छोड़ दिया था, शायद डॉग्स के बाहर टहलाने के लिए। मैं अपनी चप्पल पहनकर आगे जाने लगा। दरवाजे तक पहुंचा तो बाहर देखा, ग्राउंड के दूर दूर तक खामोशी छाई थी, कोई आवाज नहीं थी। मैं अपने डॉग्स को महसूस कर सकता था। कितने में ही मेरा डॉग लूकस मुझे पीछे से जोर से भौंकने लगा। मैं एकदम से चौंक कर पीछे देखने लगा। मैंने देखा कि मेरे दोनों डॉग्स एक साथ पीछे जंगल की ओर भौंक रहे थे, जहां पे स्ट्रीट लाइट बिल्कुल हल्की हल्की ही पहुंच पाती थी। मैंने ध्यान से देखा तो वहां फेंस पे कोई बैठा था। वो बड़ा ही अजीब जानवर था। रात के अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। एक पल को मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बड़ी सी काली चद्दर फेंस पे लटका कर रखी हो और डराने के लिए उसमें रेड बल्ब जला दिए गए हो। मगर वहां सच में कुछ था। यह मेरा वहम नहीं था। मुझे ठीक से देखना था कि वहां क्या था। इसीलिए मैं अपने घर में वापस भागकर टॉर्च लेने जाने लगा। मगर यह मेरी उस रात की सबसे बड़ी गलती थी। मुझे अपने दोनों डॉग्स को उसके पास नहीं छोड़कर जाना चाहिए था। जब मैं अपने घर की ओर जा रहा था तभी ना जाने कहां से स्ट्रीट लाइट के नीचे कुछ बड़े बड़े बग्स उड़ते हुए आने लगे। वो सभी उड़ने वाले कीड़े हथेली के बराबर के लग रहे थे और लाइट के नीचे ही मंडरा रहे थे। वो काला साया अभी भी फेंस पे बैठा था। मैं अपने घर में गया और सीढ़ियों से ऊपर जा वहां रखी टॉर्च ढूंढने लगा। टॉर्च ढूंढते ढूंढते ही मुझे
एक ऐसी आवाज आई जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मेरा डॉग बहुत तेजी से डर के मारे चिल्ला रहा था। इतनी डर से भरी आवाज मैंने उसकी कभी नहीं सुनी थी। मेरा डॉग जोर जोर से चिल्ला रहा था और जब तक मैं हाथ में टॉर्च ले आखिरी सीढ़ी से उतरता उतने में ही मेरे डॉग की आवाज भी आनी बंद हो गई। मैं दौड़ते हुए घर से बाहर आया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ मानो जैसे किसी बहुत ही सुपरफास्ट कार में मेरे डॉग को बैठा के कोई बहुत दूर ले गया हो। एक पल में तेज आती उसकी आवाजें दूर जाती सुनाई थी और फिर रात की खामोशी में मिल गई। मेरा डॉग लूकस गायब था और मेरी डॉग बग्गी ग्राउंड पे दर्द में कराती हुई पड़ी थी। मैं लूकस को आवाज लगाते हुए, लूकस, लूकस, कहाँ गए तुम, लूकस, टॉर्च को जंगल की ओर करते देखने लगा, मगर अब वो साया वहां कहीं भी नहीं था। वो लाल बल्ब जैसी रोशनी भी नहीं, वहां अब कुछ भी नहीं था, ना ही वो स्ट्रीट लाइट के नीचे वाले कीड़े। मानो जैसे ही शुरू हुआ था ठीक वैसे ही खत्म हो गया। मैं अपनी घायल डॉग बग्गी के पास गया। उसका बहुत खून बह गया था। वो बहुत दर्द में करा रही थी। मैं उसी पल अपने घर को लॉक करके उसको हॉस्पिटल ले गया और शुक्र था कि उसकी जान बच गई। मगर मेरा डॉग लूकस, वो कहाँ चला गया था? वो कमीना मेरे डॉग को उठा कर ले गया था। हॉस्पिटल में बैठे मैं अपने आप को बहुत कोस रहा था कि मुझे क्या जरूरत थी टॉर्च लेने जाने की। मुझे पहले अपने पालतू डॉग्स के पास रहना चाहिए था। मगर फिर एक डर जहन में दौड़ उठा कि वो जो कुछ भी था, अगर वो मेरे डॉग की जगह मुझे ही ले जाता तो। मेरे हाथ कांप रहे थे। अगर मुझे मेरे डॉग लूकस को ढूंढना ही था, कहीं वो डर के मारे जंगल में तो नहीं चला गया। क्या पता वो जंगल से वापस घर आ गया हो। मैं अपने मन में तसल्ली लिए अपनी डॉग बग्गी का इलाज करवाता रहा। उसके बाद जब उसे डिस्चार्ज किया गया तो मैं सुबह घर पहुंचा। मुझे लगा था कि लूकस अभी तक घर आ गया होगा, वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं अपने दोनों डॉग से कितना प्यार करता हूं। मगर जब मैं घर आया तो दूर दूर तक लूकस कहीं नहीं था। आमतौर पर वो मेरे घर के दूर होने के बाद भी मुझे महसूस कर लेता था, मगर आज पूरे घर में उसकी कमी थी। मैं घर पहुंचा तो बग्गी को रूम में ले जाकर अच्छे से उठाकर सुला दिया। मेरी आंखों में आंसू थे। मेरा जी रो रहा था कि मेरा डॉग लूकस ऐसे कैसे मुझसे दूर हो गया। कौन सा जानवर था वो कमीना जिससे डर कर मेरा डॉग जंगल के अंदर चला गया और फिर वापस ही नहीं आया। मुझे अब तक बस यही लग रहा था कि वो जंगल में ही रास्ता भटक गया होगा। मैंने सोच लिया था मुझे लूकस को ढूंढना ही था, भले मुझे इस जंगल के अंदर तक जाना पड़े। मैं अपने जरूरत का सामान ले घर से निकल गया। मुझे यकीन था कि वो मुझे जल्द ही मिल जाएगा। मैं फेंस को पार करके जंगल के अंदर चला गया। जब मैं जंगल में गया तो पेड़ों पे चलते जानवरों और अजीब तरह की मकड़ियों को देखकर मुझे डर सा लगने लगा। मगर मैं बचते हुए जंगल के अंदर और अंदर निकलने लगा। आज इतने सालों बाद मैं पहली बार इस जंगल में आया था। छोटे छोटे कीड़ों और पंछियों की आवाजें पूरे जंगल में जान डाले हुए थी, मगर रात को तो मुझे किसी शोर की आवाज सुनाई तक नहीं दे पा रही थी। मानो उस साये के डर से पूरा जंगल खामोश हो गया था। मैं लूकस को आवाज लगाते हुए बढ़ता रहा, लूकस, लूकस, मैं यहां हूं, लूकस। तकरीबन आधा घंटा जंगल के पौधे अपने हाथों से हटा हटा कर अंदर जाते जाते मेरे हाथ ही दुख गए। मैं अब और अंदर कहां तक जाता। जंगल में रास्ते भी समझ नहीं आते और मैं थक भी रहा था। मैं शुरुआत से ही लूकस को आवाजें लगाते हुए जंगल के भीतर चला आया था और उसका प्यार मुझे यहां तक खींच लाया था। मैं थक कर एक जगह रुक गया। आखिरी बची ताकत लगा मैंने अपने हाथों से कुछ पौधों के पत्ते हटाए और जब मेरी नजर उनके पार पड़ी तो मुझे पेड़ों की कई सारी टूटी टहनियां नजर आई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज पेड़ों के ऊपर से नीचे गिरी हो और उनके गिरने से पेड़ की जगह जगह से टहनियां टूटकर लटक गई हो। मैं उन पौधों को हाथ से हटाता हुआ उस जगह जाने लगा कि तभी लूकस, 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 मेरे बच्चे, तो लूकस,
कहाँ से क्या हो गया? मैं रोने लगा। वो मेरा लूकस था। एक बड़े से पेड़ के नीचे उसकी लाश पड़ी थी। उसका पेट फाड़ा गया था। वो रात में ही मर गया था। मैं उसकी लाश देखकर वहीं रोने लगा। उसकी हालत इतनी घिनौनी हो चुकी थी, मुझे उल्टी सी आने लगी। मगर रोते रोते मैंने उसके सर को अपने पैरों पे रख लिया। उस दिन मैं जंगल में बहुत रोया। मेरा प्यारा लूकस इस दुनिया से जा चुका था। उस कमीने शैतान ने मेरे लूकस को मार दिया था। मैं जोर जोर से उसे गालियां देने लगा। मुझे रोने के साथ साथ बहुत गुस्सा आ रहा था, मगर जंगल में कोई हलचल नहीं हुई। मैं लूकस की बॉडी अपनी गोदी में उठा फेंस की ओर जाने लगा। मैं उसकी लाश यूं ही जंगल में सड़ने के लिए नहीं छोड़ सकता था। काफी देर चलते रहने के बाद मैं फेंस तक पहुंच गया और घर पहुंचकर मैंने एक गड्ढा करके उसकी लाश दफना दी। बग्गी भी बाहर आकर ये सब देख रही थी। मुझे बहुत रोना आ रहा था। मैंने बग्गी की ओर देखा तो उसकी भी आंखों से आंसू निकल आए थे। मुझे बहुत दुख हुआ, मगर मैं अब कुछ नहीं कर सकता था। ये सब मेरी ही गलती थी। उस रात से मैं अपने डॉगी को अंदर ही लेकर सोता हूँ। मैंने धीरे धीरे करके इलेक्ट्रिक फेंसिंग भी कर ली है। उस रात के बाद वैसे कोई मनुष्य शैतान मेरे घर के आसपास नहीं दिखा। मगर उसी रात जब मैंने लूकस को दफनाया था, तब मैंने न्यूज में देखा था कि वो काला साया उसी रात को मेरे स्ट्रीट के कुछ दूर भी दिखाई दिया था। लोग उसे मोथमैन का नाम दे रहे थे, और वो भले ही कोई मोथमैन हो या कोई सा भी शैतान, मैं आज भी उस कमीने को मन से गाली देता हूँ।